कहानी की शुरुआत में हम हॉलम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस जहाज का ट्रेनिंग लेने वाला जूनियर अधिकारी होता है। वो हाथ में ललटेन लिए जहाज की ऊपरी मंजिल पर जा रहा होता है जहां सभी यात्री चादर जैसी चीज पर लटक कर सो रहे होते हैं। हॉलम उनके बीच से होकर जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल तक चला जाता है। तभी जहाज का एक सैनिक बेल बजाकर सभी को सुबह होने का इशारा देता है और सभी अपने काम पर लग जाते हैं। तभी जहाज के एक कर्मचारी को काम करने के दौरान दूर कुछ अजीब सुनाई दे जाता है। वो तुरंत हॉलम को इस बारे में बताता है। हॉलम उस कर्मचारी के पास आता है और दूरबीन से जांच करने के दौरान उसे धुंध में कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है जिस पर वो यकीन नहीं कर पाता। तभी वहां एक और जहाज का कर्मचारी आता है जिसका नाम कैलेमी होता है और वो हॉलम से पूछता है वो क्या था। हॉलम कहता है उस धुंध की तरफ कुछ है। कैलेमी हॉलम से कहता है क्या हमें जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हॉलम कुछ जवाब नहीं देता तो कैलेमी ने सुरक्षा के लिए सभी को तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया। जंग का आगाज कर दिया जाता है और सभी जंग की तैयारी करने में लग जाते हैं। तभी शोर की वजह से जहाज का कैप्टन जिसका नाम ब्लैकनी होता है अपने केबिन से निकलकर जहाज की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचता है और हॉलम से इस बारे में जानकारी लेता है, पर उसे चेक करने पर कुछ दिखाई नहीं देता। कैप्टन हॉलम से पूछता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने उस तरफ कुछ देखा। हॉलम हाँ में जवाब देता है। कैप्टन कैलेमी से भी पूछता है क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया था, पर कैलेमी मना कर देता है। पर सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है। इन्हें नहीं पता कि वो हर सेकंड एक ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं जो उन्हें पूरी तरह तबाह कर सकता है। कैप्टन हॉलम की बात पर यकीन नहीं करता और उन्हें अपने अपने कोच में जाने का ऑर्डर देता है। ब्लैकनी जहाज का कंट्रोल अपने भरोसेमंद दोस्त टॉम के हाथों में सौंप देता है और खुद जहाज के सामने नजर रखने लगता है। जहाज धीरे धीरे उस खतरे के पास बढ़ रहा था जिसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। जहाज से कुछ छोटे छोटे बोट्स आगे का रास्ता जांचने को निकलते हैं। तभी कैप्टन को भी कुछ एहसास होता है। वो दूरबीन खोलकर उसी दिशा में देखता है जहां उसे हॉलम ने कहा था। उसे दूर कहीं चमकती रोशनी दिखाई पड़ती है, पर जहाज का कैप्टन तुरंत समझ जाता है और सभी को झुकने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि जहाज पर पायरेट्स ने हमला कर दिया होता है। चारों तरफ तोप के गोले दागे जा रहे होते हैं। जहाज को बहुत नुकसान होता है। कैप्टन भी जवाबी हमले का हुक्म दे देता है। तोप के गोलों से जहाज में छेद होते जा रहे हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें लगती हैं। दोनों जहाजों में जंग शुरू हो जाता है, पर कैप्टन के जहाज से उन पायरेट्स का जहाज बहुत बड़ा होता है। उनमें तोपों और हथियारों की संख्या कहीं ज्यादा होती है। तभी तोप का एक गोला कैप्टन के जहाज के निचले हिस्से में लगता है और जहाज में पानी घुसना शुरू हो जाता है। कैप्टन किसी तरह जहाज को धुंध के करीब ले जाता है ताकि पायरेट्स उन्हें देख ना पाए। इधर जहाज में पानी भरता जा रहा होता है जिसे जहाज के कर्मचारी रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कील तक नहीं लग रही होती है। कैप्टन सारी सेफ्टी बोट्स को वापस बुला लेता है। अभी मामला थोड़ा शांत हुआ ही था, तभी वो पायरेट्स फिर से उन पर हमला कर देते हैं। कैप्टन भी उन्हें जवाबी हमला देता है। इधर जहाज में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग उसे रोक रहे हैं और कुछ लोग पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। अब इतनी कड़ी मुश्किलें उठाने के बाद कैप्टन जहाज को किसी तरह धुंध के अंदर ले आता है और अब वो पायरेट्स भी उन्हें देख नहीं पाते। देखते ही देखते रात हो जाती है और अब जहाज का वो हिस्सा जिससे पानी जहाज के अंदर आ रहा था अब बंद हो जाता है। इस हमले में 9 लोग मारे जाते हैं और 27 लोगों को बहुत चोटें आई होती हैं। किसी का हाथ टूटा होता है तो किसी का पैर। जहाज में एक सीनियर डॉक्टर होता है जो सभी का इलाज करता है। डॉक्टर कैप्टन का इलाज कर रहा होता है। तभी कैप्टन डॉक्टर को बताता है पायरेट्स को इस जगह के बारे में अच्छे से मालूम होगा, वो हमें ही ढूंढ रहे होंगे। डॉक्टर अपने केबिन में जाता है और नक्शे में कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे नक्शे में डेंजरस जोन, खतरनाक इलाका दिखाई देता है जहां पर पायरेट्स ने उन पर हमला किया था, पर अभी भी वो पूरी तरह उस एरिया से बाहर नहीं निकले होते। खतरा अभी भी उनके सिर पर मंडरा रहा होता है। कभी भी पायरेट्स का हमला दोबारा हो सकता है। जहाज में एक मीटिंग बैठती है जिसमें हमें पता चलता है कि उन पायरेट्स से उनके जीतने का कोई मौका नहीं था। वो उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनकी तोपों की संख्या कई ज्यादा और आधुनिक थी। देखते देखते सुबह हो जाती है और आगे के सफर के लिए जहाज की मरम्मत शुरू कर दी जाती है और डॉक्टर बचे हुए सभी मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं। एक बच्चा होता है जिसे इस हमले में अपना एक हाथ गंवाना पड़ता है। उस बच्चे को पढ़ना पसंद था तो कैप्टन उसे एक किताब देता है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे। जहाज में शांति का माहौल होता है। कैप्टन अपने केबिन में काम कर रहे थे। तभी जहाज के 2 कर्मचारी आते हैं और कैप्टन को एक आधुनिक जहाज का मॉडल दिखाते हैं जिसका नाम फैंटम होता है। कैप्टन उसे बाकी के सीनियर अधिकारियों को दिखाता है और उन्हें भी वो जहाज का मॉडल पसंद आता है। अगले दिन जहाज एक टापू के करीब आता है और वहां के लोगों से जरूरत का सामान खरीदने लगते हैं और रात को सभी जश्न मनाते हैं। तभी हम फिर उन पायरेट्स को देखते हैं जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कैप्टन जहाज को सीधा चलाने का हुक्म देता है ताकि उन पायरेट्स को उन तक पहुंचने में वक्त लगे। धीरे धीरे रात हो जाती है और वो पायरेट्स अब उनके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो एक छोटी कश्ती बनाते हैं जिसके चारों तरफ ललटेन लगी होती हैं और उस कश्ती में एक कर्मचारी को बैठाते हैं ताकि वो पानी में जाने के बाद ललटेन को जला सके। उस छोटी कश्ती में जब वो कर्मचारी ललटेन जलाता है तभी कैप्टन अपने जहाज के सारे ललटेन को बुझा देता है और उस कर्मचारी को वापस अपने जहाज में रस्सी की मदद से खींच लेता है। पायरेट्स रात होने की वजह से उस छोटी सी कश्ती को कैप्टन का जहाज समझकर उस पर तोपों से हमला करने लगते हैं। तब जाकर जहाज के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं और सभी आम दिनों जैसा अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कैप्टन अब दिशा को सही करने को कहता है जो उसने पायरेट्स से बचने
बचने के लिए बदली थी। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो पायरेट्स अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़े हैं। अब सुबह की रोशनी में वो उन्हें अच्छे से देख पा रहे होते हैं, पर तभी धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है और कैप्टन का जहाज तूफान में फंस जाता है। कैप्टन देखता है कि उन पायरेट्स का जहाज भी इस तूफान की चपेट में आ गया है। ऊंची ऊंची लहरें भारी भरकम जहाज को ऐसे उछाल रही होती हैं जैसे वो कागज की हो। हवा की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, पर सभी इस मौसम का मजा ले रहे होते हैं जैसे वो पहले भी इस तरह के तूफान से निकल चुके हैं, पर इन्हें अंदाजा नहीं कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब तूफान इतना तेज हो जाता है कि जहाज में लहरों का पानी घुसने लगता है। लहरों का पानी उन्हें इधर उधर उछाल रहा होता है। जहाज के अंदरूनी कमरों तक पानी जाने से रोकने के लिए वो सभी दरवाजे बंद करने लगते हैं। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से में जो कर्मचारी होते हैं, तेज हवा के खतरे से बचने के लिए कैप्टन सभी को नीचे आने को कहता है। सभी धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, पर एक आदमी जिसका नाम वार्ली होता है ऊपर फंस जाता है। हॉलम उसे बचाने जाता है, पर हवा इतनी तेज होती है कि उसे ऊपर जाने में मुश्किल हो रही होती है। हॉलम उसके करीब पहुंच ही गया होता है, लेकिन तभी हवा का दबाव इतना तेज होता है कि जहाज का ऊपरी हिस्सा ही टूट जाता है और वार्ली को उस गहरे तूफान भरे समंदर में ले गिरता है। पर रस्सी के बंधे होने से वो जहाज के साथ साथ खींचा चला आ रहा होता है। कैप्टन उसे तैरने को कहता है, पर तूफान की वजह से वार्ली जहाज से और दूर होता चला जा रहा होता है। तभी जहाज का वैज्ञानिक कहता है, अगर वो जहाज के टूटे हुए हिस्से की रस्सी नहीं काटेंगे तो जहाज पलट सकता है। कैप्टन सभी की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। ना चाहते हुए भी वह कुल्हाड़ी मंगवाता है और दो लोगों के साथ मिलकर उन रस्सियों को काट देता है। रस्सियों के कटने की वजह से जहाज वापस से सीधा हो जाता है। नीचे बैठे सभी यात्री बचने की खुशी मनाते हैं, पर कैप्टन और वार्ली के दोस्त अब सिर्फ वार्ली को डूबते हुए देख सकते हैं। वार्ली के जाने से हॉलम खुद को वार्ली की मौत का जिम्मेदार समझता है। इससे हमें ये समझ आता है कि हॉलम दिल का कितना साफ है। वार्ली का करीबी दोस्त उसके जाने से बहुत उदास होता है और वार्ली के सामानों को उसकी यादों के तौर पर संभाल के रख लेता है। इधर बाहर अभी भी तूफान चल रहा होता है, लेकिन अब सभी जहाज के अंदर होते हैं सिवाय वार्ली के। कैप्टन वार्ली के जाने पर खुद को कोस रहा होता है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाता है ये बस एक एक्सीडेंट था। अगले दिन हम देखते हैं जहाज की मरम्मत की जा रही होती है और आगे का सफर शुरू कर दिया जाता है। धीरे धीरे मौसम बदलता है और समय बीतता है। अब जहाज कई महीनों के बाद जमीन के करीब पहुंचता है। वो एक ऐसे टापू पर पहुंचते हैं जहां के जानवरों को उन्होंने पहली बार देखा होता है। वहां उन्हें अलग अलग किस्म की पंछियां और जानवर दिखाई देते हैं। वो पंछियां जिनके पंख अपने विकसित होने के समय में होते हैं और बड़े जंगली गिरगिट जो तैरना जानते हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। डॉक्टर उस जगह को देखकर काफी हैरान होता है। जो उसे किताबों में नहीं मिली अब उसे अपनी नजरों के सामने देख रहा होता है। दूसरी तरफ कैप्टन को जहाज से दूर कुछ लकड़ियां तैरती हुई दिखाई देती हैं। कैप्टन को शक होता है कि समंदर के बीच में वो लकड़ियां क्या कर रही हैं। तभी कैप्टन टापू के किनारे से कुछ इंसानों को एक छोटी सी नाव में सवार उनसे मदद मांगते हुए देखता है। कैप्टन उन्हें जहाज में आने की इजाजत दे देता है और एक एक करके उन्हें अपने जहाज में सवार कर लेता है। उन इंसानों में से एक जो उम्र में सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होता है वो कैप्टन से कहता है, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। फिर हम डॉक्टर को कैप्टन के केबिन में देखते हैं। वो कैप्टन को टापू में जाकर रिसर्च करने के लिए मना रहे होते हैं। डॉक्टर का कहना होता है कि अगर हम यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना यहाँ के कुछ जानवर अपने साथ ले जाएं जिसे बाहरी दुनिया ने कभी देखा ही नहीं है। इससे साइंस की तरक्की होगी आने वाले दिनों में। कैप्टन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उन परिंदों का घोंसला देखकर घंटों गुजारना चाहते हो, पर हमारे पास उतना वक्त नहीं है। डॉक्टर कैप्टन को समझाता है कि यह एक मौका है जिससे हम अपना ज्ञान कुदरती इतिहास में बढ़ा सकते हैं। पर कैप्टन कहता है, अगर हवा और लहरें हमारे विरुद्ध होती तो मैं हाँ जरूर कहता। आखिर में कैप्टन डॉक्टर को रुकने से मना कर देता है। कैप्टन अपने सभी तोप चलाने वाले सैनिकों को जल्दी हमला और निशाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है ताकि अगर कोई खतरा आए भी तो उससे अच्छी तरह निपट सके। इधर डॉक्टर कैप्टन के फैसले पर नाराज होता है और अपने केबिन में किताबें पढ़ रहा होता है। जहाज अब उस जगह से आगे बढ़ने लगती है, पर धीरे धीरे हवा न चलने की वजह से जहाज समंदर के बीच थम जाता है। डॉक्टर कैप्टन से कहता है, हफ्ते गुजर गए लेकिन हम सिर्फ जरा सा आगे बढ़े हैं। कैप्टन कहता है, मैं हवा नहीं चला सकता। डॉक्टर अभी भी उस टापू में जाकर रिसर्च करना चाहता है, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह हम वार्ली के दोस्त और उसके साथ कुछ कर्मचारियों को जहाज का फर्श साफ करते हुए देखते हैं। तभी वार्ली का दोस्त हॉलम की बुराइयां करता है और हॉलम ठीक उनके सामने होता है और सारी बातें सुन रहा होता है। हॉलम जवाब देने के बजाय वहां से जाना पसंद करता है। तभी हम हॉलम को देखते हैं, वो कैप्टन के पास जा रहा होता है। उसके सामने एक कर्मचारी आता है जो उसे इज्जत देता है, पर जैसे ही हॉलम आगे की ओर जाता है वार्ली का दोस्त उसे धक्का देकर जाने लगता है, बजाय यह जाने कि कैप्टन उन्हें देख रहा है। कैप्टन को एक कर्मचारी का सीनियर अधिकारी को धक्का देना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन तुरंत उसे 12 कोढ़ों की सजा सुनाता है और हॉलम को अपने केबिन में बुलाकर पूछता है, उसने तुम्हें धक्का दिया और तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा क्यों? हॉलम कहता है, वो मेरे खिलाफ ग्रुप बना लिए हैं। मैं जब भी उनके बगल से जाता हूँ वो मुझे घूरते हैं। कैप्टन उससे उसकी उम्र पूछता है। हॉलम बताता है कि वो अगले फ्राइडे को 30 साल का हो जाएगा। कैप्टन को यकीन नहीं होता। वो कहता है, तुम एक अच्छे अधिकारी हो, तुम्हें अपना काम अच्छे से आता है। हॉलम कहता है कि वो और मेहनत करेगा। कैप्टन उसे समझाता है, वो तुम पर हुक्म चलाना चाहते हैं। हॉलम समझ जाता है और कैप्टन उसे अपने काम पर भेज देता है। इधर हम वार्ली के दोस्त को कोड़े खाते हुए देखते हैं। हॉलम उसे कोड़े खाते हुए देखकर डर रहा होता है कि कहीं वो लोग उससे अकेले में बदला न निकाले। हॉलम को नीचे वाले केबिन से कुछ आवाज आती है। वो नीचे
जाता है तो सभी उसे ग्रीट करते हैं, वो भी जिसने सुबह हॉलम को धक्का दिया होता है। वो लोग अब हॉलम से थोड़ा डर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हॉलम भी उनसे डर रहा होता है। तभी हॉलम उस बच्चे के पास जाता है जिसका हाथ हमले में टूट गया था। वो इकलौता बच्चा है जो हॉलम से प्यार से बात किया करता है। तभी डर से हॉलम की तबीयत खराब हो जाती है। जब हॉलम की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, वो उस बच्चे से जहाज के ऊपर मिलता है। कुछ बातें करने के बाद हॉलम एक लोहे की बॉल उठाता है और उस बच्चे से कहता है, तुम हमेशा से मेरे साथ अच्छे से रहे हो, गुड बाय। और इतना बोलकर वो तुरंत जहाज से कूद जाता है। भारी लोहे की बॉल की वजह से वो समंदर के अंदर खींचा चला जाता है। सुबह हॉलम का शोक मनाया जाता है और तभी हवा भी चलने लगती है। तभी एक पंछी जहाज के करीब उड़ने लगती है। डॉक्टर उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे बहुत आश्चर्य से देखने लगता है। तभी एक कर्मचारी उस पंछी को बंदूक से मारने की कोशिश कर रहा होता है। पंछी जब नीचे आता है तो वो उसे तुरंत गोली मारता है, लेकिन गोली सीधा जाकर डॉक्टर के पेट पर लगती है। डॉक्टर का इलाज एक कर्मचारी करने वाला होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस गोली को बाहर कैसे निकाले। दिन पर दिन डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा होता है। कैप्टन अपने करीबी दोस्त को इस हालत में देख नहीं पाता और उसकी खुशी के लिए उसे उस टापू पर ले जाता है। वहाँ एक छोटा सा टेंट बनाकर डॉक्टर का इलाज करने वाले होते हैं, पर डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि वो अपना इलाज खुद करेगा। वो किसी तरह उस गोली और उसके साथ फंसे एक कपड़े के टुकड़े को निकाल लेता है। अगले ही दिन वो टापू के जानवरों पर रिसर्च करने चला जाता है। वो बहुत से जानवरों को पकड़ता है, लेकिन कैप्टन को किसी कारण से जहाज को चालू करना पड़ता है। इस वजह से डॉक्टर को सभी जानवरों को वहीं छोड़कर जहाज पर वापस आना पड़ता है। रात होते ही हम देखते हैं सभी कर्मचारी बंदूक और तलवारें निकाल रहे होते हैं, जैसे कि उन्हें मालूम है अब कुछ ही देर में जंग शुरू होने वाली है। कैप्टन सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है और हम देखते हैं उन पायरेट्स को जो अब उनके ठीक सामने होते हैं। सभी जंग के लिए तैयार होते हैं और तोपें दाग दी जाती हैं। अब बस सही समय का इंतजार है। तभी एक तोप चलने की आवाज आती है और पायरेट्स का कैप्टन कहता है, तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं है, हार मान लो और वहीं रुक जाओ, वरना हम तुम्हारी शिप को तबाह कर देंगे। ये आखिरी चेतावनी है। कैप्टन चुपचाप सब सुन रहा होता है और तभी हमले का आदेश देता है। तोपें एक एक करके पायरेट्स के जहाज में छेद करती जा रही होती हैं। तभी पायरेट्स भी जवाबी हमला करते हैं। इन तोपों के हमले में इस बार पायरेट्स के जहाज का काफी नुकसान होता है। कैप्टन के साथी भी जहाज के ऊपर से पायरेट्स पर गोलियों से हमला कर रहे होते हैं। पायरेट्स की तोपें भी उन हमलों में खराब हो जाती हैं। तभी कैप्टन एक तोप चलाता है और वो सीधा जाकर पायरेट्स के जहाज के सबसे बड़े वाले पंख के पिलर में लगता है और वो पिलर टूटकर सीधा समंदर में गिरता है। तभी कैप्टन मौके का फायदा उठाते हुए जहाज को घुमाकर उन पायरेट्स के करीब कर लेता है और धीरे धीरे सभी उन पायरेट्स के जहाज में जाने लगते हैं। जहाज लाशों से भरा होता है। कैप्टन के साथियों को लगता है कि सभी मारे गए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कैप्टन एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। तभी अचानक से पायरेट्स बंदूक से कैप्टन के कुछ साथियों को मार देते हैं और सभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। बंदूक से एक दूसरे पर फायरिंग शुरू हो जाती है। पायरेट्स उनके जहाज के ऊपर से गोलियां बरसा रहे होते हैं। इसी तरह कैप्टन के साथी उन्हें मार देते हैं, पर पायरेट्स की संख्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कैप्टन का एक साथी अपने साथी को तोप से हमला करने को कहता है और तभी एक हमले में वो ऊपर बैठे सभी पायरेट्स को नीचे गिरा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि पायरेट्स नीचे वाली तोप से उनके जहाज पर हमला करने ही वाले थे। तभी डॉक्टर और वो बच्चा मिलकर उन पर पहले तोप से हमला कर देते हैं और जहाज के अंदर जाकर बचे हुए पायरेट्स पर गोलियों से हमला कर देते हैं, पर वो पायरेट्स डॉक्टर पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी कैप्टन भी अंदर आता है और डॉक्टर की मदद करने लगता है। कैप्टन के साथी भी चुन चुनकर पायरेट्स को गोली मार रहे होते हैं। तभी कैप्टन के एक साथी को पायरेट्स के जहाज में कुछ कैदी दिखाई देते हैं। वो उन्हें छुड़ाकर बंदूक दे देता है और वो कैदी भी अब कैप्टन का साथ दे रहे होते हैं। नीचे के सभी पायरेट्स को मारने के बाद कैप्टन पायरेट्स के कैप्टन के बारे में अपने एक अधिकारी से पूछता है। कैप्टन उन पायरेट्स के कैप्टन के केबिन में आता है और उसे वहाँ कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो पेपर्स देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक छुपा हुआ पायरेट कैप्टन पर खंजर से हमला कर देता है, लेकिन कैप्टन तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से वो खंजर छीनकर दूर फेंक देता है। कैप्टन उस पायरेट को मारता नहीं, छोड़ देता है और पायरेट्स के कैप्टन को ढूंढने लगता है। तभी कैप्टन उस जहाज के डॉक्टर के केबिन में आ जाता है। वहाँ उसे पायरेट्स के कैप्टन की लाश दिखती है और वो डॉक्टर कैप्टन को एक तलवार देता है जो उसे उनके कैप्टन ने देने को कहा था। कैप्टन वो तलवार ले लेता है और ये जंग अब खत्म हो जाती है। अंत में कैप्टन के कई साथी मारे जाते हैं। उनमें से एक वॉर्ली का दोस्त और उस छोटे बच्चे का दोस्त भी होता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कैप्टन अपने बाकी के साथियों के साथ अपने सफर में आगे निकल जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने ख्यालात इस मूवी के बारे में कमेंट में लिखना ना भूलें।